हम लोग हमारा जो थर्ड पैनल है, फाइनल पैनल है, उसके और बढ़ेंगे और वो पैनल में हमारे साथ डॉक्टर विष्णु शर्मा हैं, डॉक्टर नीलेश नोलखा, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव और डॉक्टर इति शुक्ला। वो सब हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। ये लोग आज हमको डिजीज़ मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में गाइड करेंगे एंड उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पोस्ट करिए। वी विल टेक अप द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द सेशन। Vishnu sir, over to you. Thank you, Ami. So first, I would thank the Antardhwani team to organize this session and organize this platform, bringing us all here. So basically, अभी 1 घंटे में हम लोग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करेंगे। मैं मेनली डिजीज की इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों हर पेशेंट को ये दवाइयाँ लेनी चाहिए, मैनेजमेंट पता होना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करूँगा। डॉक्टर नीलेश जो एंकिलोजिंग के सब टाइप्स हैं, एक्सियल, पेरिफेरल, उनका ट्रीटमेंट क्या डिफर करता है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर पूजा मेनली ड्रग्स और उसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में, डॉक्टर इति जो मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ में, तो वो उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये एक क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज या हिंदी में कहे तो इसको दीर्घकालीन रोग या स्थायी बीमारियां कहते हैं। तो दीर्घकालीन इन बीमारियां, ये बीमारियां जो जिनका जो ड्यूरेशन होता है, जो कुछ फिक्स नहीं होता है, कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों से लेकर ये जीवन भर पेशेंट के साथ रह सकती है, इन बीमारी को हम लोग स्थायी बीमारियां, दीर्घकालीन रोग कहते हैं। अगर आपको लगता है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कुछ ही ऐसी बीमारियां हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेडिकल साइंस में हम लोग जो बीमारियां डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसमें 80% बीमारियां क्रॉनिक डिजीज होते हैं। जैसे कि आप लोग कॉमनली देखते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल हम लोग देते हैं। सो पेशेंट को डायबिटीज है, थायराइड है, इवन हृदय संबंधी जो बीमारियां होती हैं, इवन हमारे जो अदर ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब क्रॉनिक डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। तो एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज में जो अंतर होता है, क्रॉनिक डिजीज जैसे कि लंबे टाइम चलता है तो इसके शरीर को अलग तरह के नुकसान रहते हैं। तो हर लंबी बीमारी का शरीर पे एक नुकसान होता है, कि जैसे कि हम अगेन डायबिटीज का ही एग्जांपल लें। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, वो दवाइयां नहीं ले रहा है, तो लंबे टाइम पे जाके बीमारी आपके शरीर के दूसरे अंगों पे असर करने लग जाती है, जैसे कि आंखों पे, किडनी पे, नसों पे, जो खराब होने के चांस रहते हैं। इसीलिए हम लोग डायबिटीज का इलाज करते हैं, मेनली पेशेंट की शुगर भी कंट्रोल करना और आगे आने जो लंबे टाइम की बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए। तो जो भी क्रॉनिक डिजीज होते हैं उनका इसलिए इलाज लेना जरूरी है क्योंकि इनके लंबे टाइम पे काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनसे बचने के लिए इनका समय पे इलाज लेना संभव है। अभी हम जैसे बात करते हैं कि क्रॉनिक डिजीज स्थायी बीमारियां हैं, मतलब हम लोग जड़ मूल से निकाल नहीं सकते। जैसे हम लोग ये पेशेंट को कहते हैं, पेशेंट को हमेशा लगता है कि वो किसी और चीज में जाने की कोशिश करता है, वो दूसरी चीज ट्राई करने की कोशिश करता है, एंड वो उसका अधिकार है। पेशेंट अगर आप समझाएंगे कि ये ठीक है, हम जड़ मूल से निकाल नहीं सकते, लेकिन हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जिनसे हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और पेशेंट को अगर दूसरे उसमें जाना है तो उसका हक है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। आपको अगर दूसरा ट्रीटमेंट ट्राई करना है तो 5-6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आप ट्राई करिए, पर आपको लगता है फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो यू कम बैक टू अस। और जितना कि हमें पता है, हमारा एक्सपीरियंस है, ये बीमारियां ऐसी हैं कि जो किसी भी पद्धति से जड़ मूल से नहीं निकाल सकते। आपको कुछ चीज़ों से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, पर अल्टीमेटली जो आराम होता है वो प्रॉपर दवाइयों से, प्रॉपर एक्सरसाइज से ही मिलता है। तो एक तो ये सबसे पहली बात मैं समझाना फिर से मैं वो करूँगा कि ये क्रॉनिक बीमारी जड़ मूल से हम लोग निकाल नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि इसको ठीक नहीं कर सकते, इलाज संभव है लेकिन लंबा चलता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ इसमें समझना और पेशेंट को ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब इसका इलाज की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि पेशेंट बोलते हैं, अगर आप उसको जड़ मूल से निकाल नहीं सकते तो फिर इतनी हैवी दवाइयाँ, इतनी ये सब दवाइयाँ हम लोग क्यों लें। देखिए, हर बीमारी का जो इलाज होता है उसका जो एम होता है, 2 तरह के एम होते हैं। एक तो होता है कि पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देना, और एक होता है कि उसे बीमारी से होने वाले नुकसानों से बचना। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर बीमारी से होने वाले नुकसान की बात करें, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आप जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का अगर आप हिंदी में मतलब देखेंगे तो एंकिलोजिंग मीन्स जुड़ जाना या चिपक जाना, स्पॉन्डिलाइटिस मतलब कमर के जोड़ों में या स्पाइन के जॉइंट्स में सूजन आना। तो इसका अगर हम लोग मतलब देखें तो सूजन के कारण स्पाइन के जॉइंट्स का जुड़ जाना, इसका मतलब है हिंदी में, जिसके कारण, और ये ऐसा नहीं कि पहले दिन से होता है, ये सब धीरे धीरे स्टार्ट होता है।
एंक्लोजिंग के ज़्यादातर पेशेंट्स को पता है कि ज़्यादातर जो दर्द स्टार्ट होता है पहले ग्लूटेल रीजन या फिर घुटनों के जोड़ों से दर्द स्टार्ट होता है, फिर धीरे-धीरे लो बैक में जाता है, मिड बैक में जाता है और मिड बैक से धीरे-धीरे आपका जो पेन है वो नेक पे आके आ जाता है। तो इनिशियली तो सिर्फ पेशेंट को दर्द रहता है और साथ में थोड़ी स्टिफनेस रहती है। पर अगर इन जोड़ों में सूजन बनी रहती है, हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी जोड़ में अगर 2 साल से ज़्यादा सूजन रहती है, तो वो जोड़ चिपकने लग जाते हैं। उस चिपकने का नुकसान ये होता है कि जोड़ों के अंदर के जो मूवमेंट्स होते हैं, वो खत्म होते जाते हैं। जोड़ों के मूवमेंट्स खत्म होते जाते हैं, तो जिस जगह के वो जोड़ हैं, वहाँ की बॉडी काफ़ी स्टिफ हो जाती है। जैसे पहले लो बैक में होती है, मिड बैक में अगर मिड बैक में बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो उससे पेशेंट का जो चेस्ट एक्सपांशन है, वो कम हो जाता है। आपको गहरी सांस लेने में कई बार दिक्कत आती है। अगर चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वो बाहर निकालने में बहुत दिक्कत आती है। नॉर्मल आदमी की कफिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, एंकलोजिंग पेशेंट जिसका बैक मिड बैक इन्वॉल्व है, उसकी कफिंग काफ़ी कम हो जाती है, तो उसको इन्फेक्शन या निमोनिया होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। और वहाँ से फिर वो गर्दन में आ जाता है। गर्दन में आने के बाद पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस आता है। जो गर्दन के मूवमेंट्स हैं, वो काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे कि पेशेंट को मुड़ने में, ड्राइव करने में और जो रूटीन चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी दिक्कत आने लग जाती है। तो ये सब बीमारी के नुकसान होते हैं, जो पहले दिन से नहीं होते हैं। ये सब धीरे-धीरे चालू होते हैं और ओवर द ईयर्स ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि ग्लूटियल रीजन से लो बैक से, मिड बैक से गर्दन तक पहुँचने में बीमारी को 10 से 12 साल लग जाते हैं। तो ये तो हुई बीमारी की संबंधित जो नुकसान है उनके बारे में बात। और दूसरी बात होती है सिम्पटम्स, जो पेशेंट के सिम्पटम्स होते हैं, उनका इलाज ज़रूरी है कि नहीं है। तो जो कॉमनली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं एंकलोजिंग का, जो हम लोग जो सबसे कॉमन सिम्पटम देखते हैं वो है दर्द और स्टिफनेस। पेशेंट को दर्द रहता है और सुबह उठने पे स्टिफनेस काफ़ी लगती है। तो हम लोग कहते हैं, हम लोग जैसे पेन किलर्स देते हैं इसके लिए। और पेन किलर्स का खैर एंक्लोजिंग में हम लोग दूसरे जो बीमारियां, दूसरे जो हमारे अर्थराइटिस होते हैं, उनमें पेन किलर्स का रोल सिर्फ पेशेंट के दर्द को दूर करना है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ देना होता है। इसलिए हम लोग उनमें ज़्यादातर बंद भी कर देते हैं। पर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पेन किलर्स का बहुत बड़ा रोल है। उससे पेशेंट के दर्द को भी कम नहीं करते, पर वो एज ए डिजीज मॉडिफाइड ड्रग या पेशेंट के बीमारी को भी रोकने की दवाइयाँ कारगर की साबित होती है। अगर आपके किसी भी पेशेंट को दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, तो उसको रूटीन क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसको सोने में काफ़ी दिक्कत आती है, बिस्तर पे पलटने में दिक्कत आती है, नींद पूरी नहीं हो पाती, इससे सुबह उठ के उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सुबह भी स्टिफनेस रहती है, थकान रहती है। दिन में काम करते हैं तब उनका काम चल जाता है, लेकिन शाम को घर पे आते थकन के कारण उनको बैठना पड़ता है और एक्टिविटीज़ में मन नहीं लगता है। तो इसके कारण, इन सब के कारण उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इफ़ेक्ट हो पाती है, जो उसको साइकोलॉजिकल भी उसको स्ट्रेस देती है। इवन कई जॉब्स उनको छोड़ने पड़ते हैं दर्द के कारण और स्टिफनेस और वीकनेस के कारण, तो वो फाइनेंशियली भी पेशेंट को इफ़ेक्ट करता है। तो जो हम लोग बीमारी को रोकने की दवाइयाँ कर रहे हैं, वो तो ठीक है, उनको तो डेफ़िनेटली एक उनका एक रोल रहता है, पर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ़ का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप सिम्प्टोमेटिकली बेटर रहेंगे, आपको पेन नहीं रहेगी, आपको स्टिफनेस नहीं रहेगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आप सुबह उठकर फ्रेश फ़ील करेंगे, आप अपने काम पे प्रॉपर जा पाएँगे और आपके सोशल साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इश्यूज़ भी इससे काफ़ी कम हो सकते हैं। इवन फाइनेंशियली भी आप अपना अगर रेगुलर काम कर रहे हैं, अगर आपको स्ट्रेस कम है, तो डेफ़िनेटली आप फाइनेंशियली भी, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है एक एक्टिव लाइफ़ का डिज़ीज़ है, ज़्यादातर यंग बॉयज़ में होता है, उस टाइम पे काम करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, जितना कि दूसरी चीज़ें, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। तो उन सब चीज़ों पे भी आप ध्यान दे पाएँगे। तो इस बीमारी में सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलना भी उतना ही ज़रूरी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंस है। अब कई लोग ये बात करते हैं कि नहीं ठीक है, लेकिन ये दवाइयों के नुकसान होते हैं, हम पेन किलर लेंगे तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी, इसलिए लेना ज़रूरी है क्या? हम लोग नहीं लें तो भी चल जाएगा क्या? देखिए, हर दवाई का अपना नुकसान होता है। हम लोग अगर सिंपल इकोस्प्रिन भी देते हैं तो उससे भी ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। लेकिन हर दवाई के अपने फ़ायदे भी रहते हैं और नुकसान और फ़ायदों का बैलेंस देख के ही हम लोग दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों के नुकसान से कैसे बचना है, ये हम लोग जानते हैं। ज़्यादातर जो फिजिशियन, रुमेटोलॉजिस्ट उनको पता होता है, उसको हम लोग चेक करते रहते हैं, रूटीन टेस्ट कराते रहते हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग दवाइयाँ देते हैं। तो आप लोग जैसा डॉक्टर समझाया, जैसे कि आप रुमेटोलॉजिस्ट समझाया, उस हिसाब से सिर्फ़ ऐसा नहीं कि दर्द की दवाइयाँ हम लोग आपको सिम्पटम रिलीफ़ के लिए, उनका दूसरा रोल भी रहता है, पर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ़ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, जो मेन नुकसान रहता है बीमारी का, कि आगे जाके धीरे-धीरे आपके फ्यूज़ होने लग जाते हैं, जो है जुड़ जाने लगते हैं, उसके कारण से आपका रूटीन क्वालिटी ऑफ लाइफ है और रूटीन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। तो इसके लिए दूसरी जो दवाइयाँ होती हैं, जिनको हम लोग डिसीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं, जो हम रूमेटॉइड के मेनली यूज़ करते हैं, पर इसमें भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती हैं। पेन किलर्स भी एक उसी तरह की दवा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी, वो इन्फ्लेमेशन कम करके
सिर्फ आपका दर्द कम नहीं करती हैं बल्कि बीमारी को भी आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए ये अकेला ऐसा डिजीज़ है जिसमें हम लोग सालों-सालों तक कई बार पेन किलर्स देते हैं। हम किसी और बीमारी में इतना पेन किलर कभी यूज़ नहीं करते। पर स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा ग्रुप है जिसमें हम लोग कई बार सालों तक पेन किलर्स देते हैं पेशेंट को। बिकॉज़ ये सिर्फ दर्द कम नहीं करती है बल्कि आपका बीमारी को भी कंट्रोल करती है। और फिर दूसरी दवाइयाँ होती हैं जिनके बारे में मेरे ख्याल से डॉक्टर पूजा एंड डॉक्टर नीलेश आपसे बात करेंगे। डिजीज़ मॉडिफाइड बायोलॉजिक ड्रग्स होती है, अदर कन्वेंशनल ड्रग्स होती है जिनको अच्छे यूज़ से हम लोग बीमारी से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तीसरी बात ये है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी नहीं है जो स्पाइन तक या सिर्फ जोड़ों तक सीमित हो। जैसे कि आने वाले आपने इससे पहले वाले डिस्कशंस में भी डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा कि ये बीमारी आगे भी बढ़ सकती है, दूसरे ऑर्गन्स में भी इफ़ेक्ट करती है, स्पेशली आईज़ में इसका इफ़ेक्ट आना काफ़ी कॉमन है। अगर आपका डिज़ीज़ टाइम पे डायग्नोस होता है, डिज़ीज़ कंट्रोल में रहता है, तो ये सब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिज़ीज़ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ये लंग्स में भी कई बार इफ़ेक्ट करती है और अगर लंबे टाइम का डिज़ीज़ हो, कभी ट्रीटमेंट लिया हो, तो इवन किडनी में ये कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि जो इलाज है उसकी इम्पोर्टेंस यही है, ठीक है, हम लोग की हमारी लिमिटेशन है, हम इस बीमारी को जड़-मूल से नहीं निकाल सकते हैं, पर वो ज़्यादातर क्रोनिक डिज़ीज़ में ऐसे ही होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप इलाज से हट जाएँ या फिर कुछ भी कि अरे मैं ठीक नहीं होऊँगा कभी भी तो मैं फिर इलाज ही नहीं लूँ। आप जितना इलाज से भागेंगे, आगे जाके आपको उतने ही इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लौट के उतनी ही खराब स्थिति में आना पड़ेगा। बल्कि आप जितना जल्दी इलाज वो करेंगे, इनिशियली बिना नुकसान के हम लोग अगर इलाज स्टार्ट कर पाएँगे, तो हम लोग आने वाले प्रोग्रेशन को, पेशेंट की स्पाइन को काफ़ी हद तक मेंटेन रख सकते हैं। स्टिफनेस जो और जो अकड़न इसमें जाती है, उसको काफ़ी हद तक कम दवाइयों के कंट्रोल रख सकते हैं। जितना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में लेट होता है, उसमें पेशेंट के जो सिम्पटम्स होते हैं, बीमारी की एक्टिविटी कारण तो हो ही जाते हैं, साथ में नुकसान के कारण भी कुछ स्पेसिफिक सिम्पटम आ जाते हैं, जिनको हम लोग प्रॉपर ठीक नहीं कर पाते। इसलिए हर पेशेंट को बिना डरे अपने डॉक्टर और रुमेटोलॉजिस्ट के ओपिनियन के साथ में इसका इलाज लेना चाहिए। थैंक यू अमी। थैंक यू विष्णु सर। नीलेश सर। Sorry. Yeah. Hi. Thank you. Yes, sir. Thank you, Antardhwani, as usual. Without going into too much time wasting, I just had some photographs to share. Can you see the slide? Yeah. So मेरा brief यहाँ पे ये है कि मैं इस बारे में बात करूँ कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिजीज क्या होता है and what is basically how do we treat, हम अनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं। मैं बहुत ब्रीफ में कोशिश करूंगा ताकि वी कैन गिव टाइम टू अदर एक्सपर्ट्स टू टॉक। तो अगर आपने भौमिक सर की टॉक को सुना होगा तो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एक अम्ब्रेला टर्म है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर 5 से 6 डिजीजेस आते हैं और ये एक दूसरे के भाई बहन होते हैं और कभी कभी इनमें अंतर करना उतना इजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। पर फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि बहुत बार हम ट्रीटमेंट इस बेसिस पे करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ना कि इस बेसिस पे कि क्या नाम दे सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बार ये मैटर नहीं करता कि आपको कौन से टाइप का स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है, क्या आपको अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, क्या आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस है, क्या आपको रिएक्टिव आर्थराइटिस है। मैटर ये करता है कि आपका कौन सा भाग इन्वॉल्व है और कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। और ये सर्कल दर्शा रहा है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। और बहुत बार मैं पेशेंट को बोलता हूँ रूमेटोलॉजी में बहुत बार ये मैटर नहीं करता कि क्या नाम है बीमारी का, ये मैटर करता है कि आप कौन से ग्रुप ऑफ बीमारी में बैठ रहे हैं और आपके कौन से अंग इन्वॉल्व है, कौन से चीज में प्रॉब्लम है, कि आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, आंतों में प्रॉब्लम है, और हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर मोटे मोटे या इन जनरल रूप से हम देखें तो जो आर्थराइटिस वाला पार्ट है स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में, बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होंगे अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, बहुत सारे पेशेंट होंगे सोरियाटिक आर्थराइटिस में, जिसमें सोरियासिस करके एक स्किन की बीमारी होती है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है, जो हमारा स्पाइन का पार्ट है, जो मेरी स्क्रीन पे राइट साइड पे है जिसको एक्सियल स्केलेटन लिखा हुआ है, जो हमारी रिब्स वाला पार्ट है, ये हमारा सेंट्रल पार्ट है जिसको हम एक्सियल डिजीज बोलते हैं। और बाकी के जो जॉइंट्स है जैसे कंधे, एल्बो, नीज, हैंड्स, फुट, हमारे पैर के जॉइंट्स, उसको हम पेरिफेरल मतलब सेंटर से दूर वाला पार्ट बोलते हैं। बहुत बार ट्रीटमेंट इस पे निर्भर करता है कि आपको स्पाइन में ज्यादा प्रॉब्लम है
या आपको पेरिफ्री में ज्यादा प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत बार जब हम पेशेंट्स को ड्रग्स देते हैं जैसे सल्फासलाजीन या मीथोट्रेक्सेट, ये सेंटर पे उतना अच्छा काम नहीं करते हैं। ये पेरिफ्री जो सोरियाटिक आर्थराइटिस के पेशेंट हैं जिनके हाथ में सूजन होती है, पैर में सूजन होती है, कलाई में सूजन होती है, उस पे बेहतर काम करते हैं। बहुत बार बायोलॉजिक्स या एंटी इंफ्लेमेटरीज जो होते हैं, जो हमारे पेन किलर्स या जो हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी, पेन किलर एक बहुत बुरा वर्ड है जो मैं यूज करना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जिनको हम अमूमन भाषा में पेन किलर बोलते हैं, जैसे कॉम्बीफ्लैम, जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, वो हमारे एक्सियल सेंट्रल डिजीज में बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत बार उसी से पेशेंट ठीक भी रहता है। लेकिन बहुत बार जो पेरिफेरल डिजीज है उसमें हमें सल्फासलाजीन या मीथोट्रेक्सेट नाम की गोलियां देनी पड़ती है, या आजकल नए ऑप्शंस भी है। बायोलॉजिक्स दोनों पे काफी अच्छा काम करते हैं। तो अगर हमारे कोई भी पेशेंट जो सेंट्रल डिजीज वाले हैं या पेरिफेरल डिजीज वाले वो कंट्रोल नहीं रहेंगे, तो हम बायोलॉजिक्स की बात कर सकते हैं, या कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल जैसे टोफासिटिनिब, अगर आपने पिछली कुछ टॉक सुनी है तो उसमें भी आपने सुना होगा। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि आपको प्रीडोमिनेंटली एक्सियल डिजीज है या प्रीडोमिनेंटली पेरिफेरल डिजीज है। मेरे हर पेशेंट के नोट्स में मैं लिखता हूँ कि पेशेंट को एक्सियल मतलब सेंट्रल कंपोनेंट है या पेरिफेरल कंपोनेंट है, और इन दोनों में डिफरेंशिएट करने से ये बहुत ईजी हो जाता है कि कौन सा ड्रग उनमें ज्यादा काम करेगा। बट डेफिनेटली बहुत बार ड्रग्स भी ओवरलैप होते हैं, दोनों टाइप्स ऑफ डिजीज में कुछ चीजें यूज होती है। बट हाँ, बहुत बार सेंट्रल डिजीज में एंटी इंफ्लेमेटरीज और बायोलॉजिक्स बेटर काम करते हैं। तो ये बात हम हमेशा ध्यान रखते हैं जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। बट अगेन सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, हमें पेशेंट के हिसाब से देखना पड़ता है। तो ये समझ है एक्सियल क्या होता है और पेरिफेरल पेरिफेरल डिजीज क्या होता है। बहुत बार हम पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का नाम नहीं देते, बोलते हैं उनको एक्सियल डिजीज है, मतलब उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम है। और बहुत बार हम सोरियाटिक आर्थराइटिस पेशेंट को बोलते हैं पेरिफेरल डिजीज है, मतलब उनके हाथ के जॉइंट, पैर के जॉइंट, इन जॉइंट्स में प्रॉब्लम है। नाउ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन का मतलब जॉइंट्स के अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन बीमारियों में। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूं, अगर ये बीमारियां इतनी सिंपल होती तो रूमेटोलॉजी फील्ड का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। ये बीमारियां कॉम्प्लेक्स है, इसमें जॉइंट्स के अलावा दूसरे अंगों पे भी असर हो सकता है, और शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसपे असर नहीं होगा। सबसे कॉमन चीजें जो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस ग्रुप में इन्वॉल्व होती है वो है स्किन। स्किन पे रैशेस आ सकते हैं जैसे कि सोरियासिस। आंखों में सूजन जिसको हम यूवाइटिस या आयराइटिस या बहुत लोग आइरिडोसाइक्लाइटिस ऐसे नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा जो कॉमन नाम यूज होता है यूवाइटिस। लगभग 30% लोगों में सोरियाटिक आर्थराइटिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में यूवाइटिस हो सकता है, खासकर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में। और रेयरली इसमें बोन में भी इश्यूज हो सकते हैं, बोन्स वीक भी हो सकती है, बाम्बू स्पाइन भी हो सकता है, आंतों में इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारे कुछ डिजीजेस होते हैं जिनमें आंतों में भी सूजन आ सकती है, जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम से जाना जाता है। ट्रीटमेंट इस पे अगेन डिपेंड करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हमको आपके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जॉइंट के अलावा जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करना है। तो बहुत बार अगर आपकी आपके आंत के डॉक्टर देख रहे हैं तो हम उनके साथ मिलकर डिसीजन लेंगे कि क्या ट्रीटमेंट देना है। बहुत बार हम आपकी आंख के डॉक्टर के साथ मिलकर डिसीजन लेंगे कि क्या ट्रीटमेंट देना है। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ, मुझे सिर्फ आप एक प्रॉब्लम लेके आए हैं मेरे पास, तो उसको ठीक नहीं करना है, मुझे पूरे पेशेंट को ठीक करना है। तो हमें उनके मेंटल एस्पेक्ट को भी देखना है, उनके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को भी देखना है, उनकी सोशल लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है उसको भी देखना है, और सब कुछ साथ में लेके चलना है। बहुत बार हम ट्रीटमेंट इस पे चूज करेंगे कि कौन सा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिजीज है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं इतना नहीं बता पाऊंगा कि हम क्या चूज करेंगे। लेकिन बहुत बार अगर आंखों में प्रॉब्लम है तो कुछ नॉर्मल ड्रग्स यूज हो सकते हैं, सोरियासिस है तो मीथोट्रेक्सेट सल्फासलाजिन यूज हो सकता है। बट कभी कभी अगर आप बायोलॉजिक कोई चूज कर रहे हैं, अगर आपकी आंत में सूजन है, तो कौन सा बायोलॉजिक चूज करेंगे या कौन सा ड्रग चूज करेंगे उसमें फर्क आ जाएगा। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं बिना किसी और स्पीकर के टाइम खाए ये बताऊं कि कौन सा ड्रग हम क्या चूज कर सकते हैं। बट ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पेट में, स्किन में, आंखों में कभी कुछ अटैक हुआ है या आपको कोई अनयूजुअल इश्यूज है, तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर बताएं। वैसे हम रूमेटोलॉजिस्ट ये जरूर ध्यान रखते हैं कि हम पेशेंट को जरूर पूछें कि आपको कोई और प्रॉब्लम है
बट इन केस हमसे मिस भी हो जाए तो अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें, इंक्लूडिंग योर मेंटल एस्पेक्ट्स. आई थिंक आई विल स्टॉप इट हियर, अमी. थैंक यू. थैंक यू नीलेश सर. पूजा मैम. Thank you, Nilesh. So I'll continue after Nilesh. So, सबको नमस्ते, गुड इवनिंग. मैं कौन सी दवाइयाँ यूज होती है बेसिकली उसके ऊपर बात कर रही हूँ. आई थिंक मेडिसिन का नाम आप सब लोग जानते ही हैं, बिकॉज यू नो द डिजीज. सो ये डॉक्टर विष्णु और डॉक्टर नीलेश दोनों ने डिस्कस किया है कि ये डिजीज एक्सियल है जो हमारे स्पाइन को इन्वॉल्व करती है, और पेरिफेरल जो बीच के हिस्से स्पाइन को छोड़कर बाकी जॉइंट्स को असेस करती है. और उसमें एक नहीं है, ये बहुत सारी आर्थराइटिस का एक ग्रुप है, एंड इनमें मैनेजमेंट लगभग एक जैसा है. सो मैनेजमेंट ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शंस है अगर हम देखें तो ये लेटेस्ट एक स्लाइड में अगर हम इसका जिस्ट बनाएं तो फिजिकल ट्रीटमेंट है और दवाइयां हैं. सो ड्रग्स एंड रिहेबिलिटेशन, एक्सरसाइज, ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है. इसमें एक बड़ा हिस्सा है हमें बीमारी को समझना, इस बीमारी में कौन सी एक्सरसाइजेज हमें हेल्प करेगी, हम इससे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हमारी हर चीज इस बीमारी के साथ में हम उसको कैसे अच्छा करें, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये दवाइयों का लिस्ट. और दवाइयाँ कौन सी लेनी है ये टोटली डिवाइडेड है. एक्सियल डिजीज है या पेरिफेरल डिजीज है, आपके स्पाइन ज्यादा अफेक्टेड है या पेरिफेरी के जॉइंट्स ज्यादा अफेक्टेड है. बट जिस भी तरह का डिजीज हो, डिजीज के बारे में जानना, उसको समझना, उसमें थ्रू आउट एक्सरसाइज, थ्रू आउट इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रहना बहुत जरूरी है. अब अगर हम देखें कि एक्सियल डिजीज हो या पेरिफेरल डिजीज हो, दोनों जगह एनएसएड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, यहाँ पे ये दवाई दोनों में हेल्प करती है, एक्सियल डिजीज में भी और पेरिफेरल में भी. इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या इस ग्रुप के आर्थराइटिस में इनको एक मेजर ट्रीटमेंट मानते हैं, इनको हम पेन किलर्स नहीं मानते हैं. और मॉनिटरिंग के साथ ये दवाइयाँ बहुत लंबे टाइम तक दी जा सकती है. जो एडवांस मेडिसिन आई है ये लास्ट 20-25 ईयर्स से ही अवेलेबल है. उसके पहले यही मेडिसिन थी जो इस बीमारी में ट्रीटमेंट में यूज होता था. अब जैसे जैसे लास्ट 20 ईयर्स में काफी डेवलपमेंट हुआ है, तो अगर हम देखें पेरिफेरल वाला डिजीज है जिसमें हमारे हाथ पांव के जोड़ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सल्फासेलेजिन 1-2 जो यूज होता है ज्यादा. सल्फासेलेजिन जिनको नहीं सूट होती है उनको मीथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनामाइड, इस तरह के और टैबलेट्स हैं या इंजेक्शंस हैं जो यूज होते हैं. और 1-2 जोड़ अगर सूजे हुए हैं, कई बार सिर्फ एक जॉइंट में स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जा सकता है, और उससे भी नहीं कंट्रोल होता है तब थर्ड लाइन हम टीएनएफ ब्लॉकर्स की बात करते हैं. और जिनको एक्सियल डिजीज है, अगर एक्सियल में हम देखें तो दो ही दवाइयां क्रॉस करती है, या तो एनएसएड्स हैं, पेन किलर वाली ग्रुप की मेडिसिन, या टीएनएफ ब्लॉकर्स. तो जनरली इसमें ये काम करती है. कई बार अफोर्डेबिलिटी और उसका इशू होता है तो ओवरलैप होता है. कई बार बहुत सारे पेशेंट्स में दोनों होता है, बैक के सिम्टम्स भी होते हैं और पेरिफेरल जॉइंट्स भी होते हैं. तो कई बार इसका मिक्स एंड मैच होता है, एंड वो आपका डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहा है वो बैलेंस कर कर हमेशा कोशिश करते हैं कि वो बेस्ट ऑप्शन हो जो आपको हर तरह से सूट करे, कंसिडरिंग सोशल, मेंटल, दवाई का बहुत सारा लोड नहीं हो, सब कुछ सोचकर आपकी दवाई डिसाइड की जाती है. सो पेरिफेरल जिनको ज्यादा स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं है बट घुटने में है, पाँव की जोड़ों में है, उंगलियों में है, उनमें पहली दवाई जनरली पेन किलर के साथ में सल्फासेलेजिन शुरू की जाती है. किसी को सल्फासेलेजिन से एलर्जी है या उससे अकेला डिजीज नहीं कंट्रोल हो रहा है तो लेफ्लुनामाइड, मीथोट्रेक्सेट, किन्हीं को साथ में सोरियासिस है तो साइक्लोस्पोरिन, इस तरह की दवाइयां भी यूज की जाती है. और इन सब दवाइयां पे मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है. लगभग आप ये डिजीज को डायबिटीज जैसा मानिए कि इसमें रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं तो रुक जाता है,
और जैसे हम टाइम टाइम पे ब्लड शुगर वगैरह चेक कर रहे होते हैं, ऐसे इन दवाइयों को एक बार शुरू किया है तो हर 2-3-4 महीने पे एक बार हमें ब्लड रिपोर्ट्स चेक करने होते हैं और फिर कंट्रोल देखना होता है कितना कंट्रोल हुआ। अगर पूरा अच्छा कंट्रोल हो गया तो डॉक्टर धीरे धीरे आपकी दवाई कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। अगर एक से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो कई बार एडजस्ट करते हैं। कोई दवाई आपको सेट नहीं हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दवाई सूट नहीं हुई आपको तो डॉक्टर बदलने की जरूरत नहीं है। आपने जो पहले डॉक्टर को बताया है उनको ही बताइए कि मुझे ये दवाई सेट नहीं हो रही है। रूमेटोलॉजी में सारे डॉक्टर्स है ना, सबको आइडिया है, ठीक है, हर चीज हर आदमी को सूट नहीं करती है। तो एक दवाई आपको नहीं सेट हो रही है तो आप आपके डॉक्टर को ही बताइए, वो आपको चेंज करके दूसरी दवाई देंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार आपकी डिजीज समझी हुई है। तो उसमें डॉक्टर चेंज करने की जगह पे ज्यादा अच्छा है कि आप उन्हीं को बताइए। एटलीस्ट हर डॉक्टर को एटलीस्ट 2-3 बार चांस दीजिए, दे विल बी एबल टू हेल्प यू। एंड इससे भी नहीं कंट्रोल होता है तब जाकर टीएनएफ ब्लॉकर या बायोलॉजिक दवाइयों की बात करते हैं। बट जब हम एक्सियल डिजीज की बात करते हैं, वहाँ पेन किलर्स 3 तरह की पेन किलर्स आप पहले 4-6 हफ्ते ट्राई कर सकते हो। इसमें अगर कंट्रोल नहीं आ रहा है, फिर भी डिजीज एक्टिव है, आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है, तब बायोलॉजिक दवाइयों का नंबर आता है। 2 ग्रुप की दवाइयां हैं इसमें, टीएनएफ इनिबिटर्स और IL-17 ब्लॉकर्स। ये वाली ग्रुप में भी टीएनएफ ब्लॉकर्स में 4 दवाइयों का ऑप्शन है, जो उनके ड्यूरेशन के ऊपर है। कुछ 2 महीने काम करती है, कुछ हफ्ते हफ्ते में लेना होता है, कुछ 15 दिन में, कुछ महीने में। ये दवाइयां ओवरऑल काफी कॉस्टली है, बट उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कॉस्ट को कैसे हमें जज करना चाहिए और वो हमारा ओवरऑल लाइफ की फंक्शनैलिटी को कैसे अफेक्ट करती है। जिनको इस ग्रुप से कोई प्रॉब्लम है या सेट नहीं हो रही है, तो अब एक दूसरे ग्रुप की दवाइयां भी है और रिसेंट ट्रायल्स चल रहे हैं जिसमें बहुत जल्दी शायद हमें एक तीसरे ग्रुप की दवाई भी मिलने वाली है। मान लीजिए इसमें कैसे चेंज करते हैं। अगर एक कोई इसमें से टीएनएफ ब्लॉकर्स में एक दवाई शुरू की, इससे पूरा रिलीफ नहीं आया, तो कई बार डॉक्टर्स इसी ग्रुप की एक दूसरी दवाई चूज करते हैं, उसमें भी पूरा रिलीफ नहीं आया तो एक पूरा दवाई का ग्रुप ही चेंज कर देते हैं। और इसमें ना दवाइयों के साथ में आपका कंप्लायंस भी बहुत मैटर करता है। मींस आप कितने रेगुलर इंटरवल्स पे दवाई ले रहे हैं। कई बार जैसे अच्छा होता है हम बंद कर देते हैं, 2 महीने के बाद फिर से तकलीफ आ जाती है। सो डॉक्टर की एडवाइस ज्यादा फॉलो करिए एंड ओवरऑल ट्रीटमेंट हमेशा स्टेप वाइज जाते हैं कि पहले आपको डिजीज के बारे में समझाते हैं, एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस पे आते हैं। सिंपल जिनकी हल्की डिजीज है उनको पेन एनएसएड्स या पेन किलर वाली ग्रुप की दवाइयों से इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पे हम इसको एनएसएड्स ही बोलेंगे बिकॉज ये डिजीज को इम्प्रूव करता है। और जिनको पेरिफेरल जॉइंट्स है, हाथ पांव के जोड़ों में है, उनको पहला ड्रग सल्फासेलेजिन जाता है। जिनको ये सूट नहीं करती है उनके लिए दूसरे टैबलेट्स अवेलेबल हैं। ये दवाइयों के बाद भी अगर 1-2 महीने सूजन रहती है या जिनको एक्सियल डिजीज है, स्पाइन में है और बहुत ज्यादा सूजन है, उनको फिर बायोलॉजिक मेडिसिन पे जाना पड़ता है। और बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें फिर भी और कोई नई दवाइयां ट्राई करनी होती है। तो इट इज अ स्टेप वाइज अप्रोच। अब मेन प्रॉब्लम आता है कि जब हमें बायोलॉजिक्स पे जाना होता है तो कॉस्ट, दवाइयाँ बहुत महंगी है, हमारा वेरी करता है, 10 से 20 हज़ार पर मंथ भी कई बार खर्च हो जाता है। बट कई मोस्ट केसेस में ये जो थोड़ी कॉस्टली वाली दवाई है बहुत लंबे टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और कुछ कुछ केसेस में इंश्योरेंस वगैरह से भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। सो जब हम कोई दवाई का देखते हैं कि उसका कॉस्ट है और कितना फायदा है, वो उस डिजीज के नेचर पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपको एक सर्दी खांसी है, जो कि अभी कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, रूटीन जो अपनी फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं, 3-4 दिन में 90% लोग ठीक हो जाते हैं बिना किसी दवाई की। वहां पे आप ट्रीट नहीं करो तो उसमें क्या होता है, 3-4 दिन में आप ठीक हो गए, आपके शरीर को, बॉडी को कोई डैमेज नहीं हुआ। बट जो क्रोनिक बीमारियां हैं, जो लंबे टाइम वाली बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन बीमारियों में 2 चीजें होती है। एक हम प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल की बात करते हैं, मींस बीमारी तो है, आधे टाइम हम ये भी सोचते हैं कि इलाज नहीं करेंगे तो क्या हुआ। कई बार बहुत लंबे टाइम होता है तो पेन सहने की आपको आदत हो जाती है कि अब उतना पेन फील ही नहीं होता है। बट ये जितने टाइम पेन रहता है और आपका सीआरपी, ईएसआर, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए होते हैं, जोड़ों में हमें सूजन दिख रही हो, तो वो साथ साथ में ना डैमेज
डिजीज बढ़ता जाता है और आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। कई बार जोड़ के साथ में शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचा रहा होता है, और ये बढ़ते बढ़ते 2-3-4 साल ऐसे सूजन रह जाए एक जॉइंट में तो डैमेज हो जाता है। तो लगभग जब आपके जोड़ों में सूजन है ना, आप उसको ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपका घर फायर पे है, आग लगी हुई है। अगर इसको हम सही टाइम पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे पास सिर्फ डैमेज बचेगा। तो आर्थराइटिस में जो डिजीज प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं कि योर जॉइंट इज ऑन फायर, आपकी जोड़ खराब हो रहे हैं डे बाय डे, जितने टाइम वो सूजा हुआ है उतना टाइम जोड़ खराब हो रहा है। और जब 2 साल 3 साल के बाद जॉइंट टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, तो सिर्फ डैमेज बचता है। फिर हमें एक नया ही घर बनाना होता है, मीन्स जॉइंट को रिप्लेस करना होता है। इसको अगर हम सही टाइम पे एक्शन ले और डिजीज को बढ़ने से रोके तो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट बचा सकते हैं और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा कर सकते हैं। कई बार हम कॉस्ट के लिए इतना करते हैं कि चलो 3 मंथ में अराउंड, अगर टीएनएफ ब्लॉकर्स पे जाएं तो कई बार 30-40,000 खर्च हो जाता है, बट वो 3 मंथ में आपकी वो 1 मंथ की सैलरी होती है कई बार, और उससे आप 3 मंथ का आपका जॉब भी लूज करने का चांस हो जाता है अगर आप 2-3 मंथ्स जॉब नहीं ज्वाइन करो तो। सो इन दोनों को बैलेंस करके आप देखो तो ओवरऑल ट्रीटमेंट करने से हमेशा फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। और ये डिजीज कहने को 1% को होती है बट पूरी फैमिली सफर करती है। एक आदमी घर पे बीमार हो तो घर पे और दूसरा कोई भी एंजॉय नहीं कर सकता है, कोई फेस्टिवल कुछ भी आप सही से नहीं मना सकते हैं। तो ओवरऑल ये डिजीज पूरी फैमिली सफर करती है, तो हमें सबका ध्यान रखकर डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अब तो दवाइयों की बात हमने कर ली, अभी एक्सरसाइज का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना दवाइयों का है। उतना 50% अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपकी डिजीज अच्छी हो जाती है। बट एक्सरसाइज भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ना इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। लाइक किसी को कोई जॉइंट में डैमेज है, किसी को साथ में हार्ट की तकलीफ है, तो एक बार आपके डॉक्टर से मिलकर आपको डिस्कस करना चाहिए। और कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट विजिट में आपको आपके डॉक्टर से एक बार डिस्कस भी करना चाहिए कि इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एडजस्ट करेंगे। जिनको साथ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दूसरी बीमारियां हैं या ज्यादा एज है, वहां पे एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से लाइक टीएमटी टेस्ट ऐसे जिनको जरूरत है वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। एंड अगर कोई जॉइंट जो हमने डिस्कस किया अभी कि डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज प्लान किया जा सकता है। और एक्सरसाइज सही से करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके जोड़ों का दर्द और सूजन कंट्रोल में हो। दर्द कंट्रोल में होगा तो ही आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे। सो दवाइयों से दर्द और सूजन कंट्रोल हो जाए और फिर एक्सरसाइज से आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है और मसल्स एंड बोन सब स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो डिजीज कंट्रोल में रहेगा। दोनों साथ साथ ही जाना है। एक्सरसाइज में जनरली 3 तरह की एक्सरसाइजेस रिकमेंडेड होती है। एक तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, स्पेशली जहाँ जो जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं उसके आसपास के जॉइंट्स की मोबिलिटी और पॉस्चर ट्रेनिंग। दूसरा आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी मसल्स के एक्सरसाइजेस जैसे प्राणायाम और वो सब कर सकते हैं ये। एंड देन ये दोनों लेवल पे आप स्टेबल हो जाओ तो फिजिकल एक्टिविटी, जितना आप खेलना कूदना ऐसा कुछ शुरू करो जो आपको रिक्रिएशन भी देता है। सो एक्सरसाइज प्लस मेडिसिन दोनों साथ में काम करें तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। एंड मे मंथ इज द मंथ फॉर, एक दिन हम मनाते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डे, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बीमारी के बारे में एटलीस्ट इस महीने जितनी ज्यादा बात करें उतना ज्यादा अवेयरनेस होगा, उतनी जल्दी ये बीमारी का पता चलेगा और उतनी जल्दी इलाज होगा। तो हमें कई बार बड़ी और महंगी दवाइयों पे जाने की जरूरत भी नहीं होगी। सो जितना ज्यादा हम सोसाइटी में इसके बारे में बात करेंगे अपने आस पड़ोस फ्रेंड्स सबसे, उतनी जल्दी इसके बारे में अवेयरनेस होगा और बहुत सारे लोगों का इलाज टाइम पे शुरू हो जाएगा। थैंक यू। आपके क्वेश्चंस हम लोग लेंगे इसके बाद। थैंक यू पूजा मैम। मैम फर्स्ट हम लोग वी लिसन टू इति मैम। हाँ इति मैम, ओवर टू यू। Yes, hello everyone and thank you Ami and thank you all the doctors. आप लोगों ने मेरे ज्ञान में भी वृद्धि की है जो मैं अभी सुन रही थी। So it was really very nice, बहुत अच्छे से आपने समझाया।
तो एनीवेज अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल हेल्थ की, राइट। हम अपने आप को मेंटली कैसे फिट रखें। ये सब जो इतनी तकलीफें हैं, इतनी परेशानियां हैं, दर्द के साथ में जीना है, तो करे क्या। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि ये समझना पड़ेगा कि जिन लोगों को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जो भी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में, ऑर्गन्स में, जहां जहां भी डिफिकल्टीज आ रही है, पहले तो मैं कहूंगी कि उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, अब मुझे यहाँ यहाँ इस जोड़ों में दर्द है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो मैं बोलूंगी वहां पर से थोड़ी सी परेशानी कम होती है, क्योंकि आप समझ लेते हो कि मुझे अब इसके लिए तैयारी रखनी है कि मैंने इसका करना क्या है। तो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, ओके। और ये भी मान लेना है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको सारी आपकी जो बीमारी है वो आपको पूरी अच्छी तरह से समझा देंगे। उसके बाद आपको ये समझ लेना है कि आपकी जिंदगी में कभी कोई अच्छे दिन होंगे और कभी कभी कोई दिन बहुत खराब होंगे, है ना, जिसे हम कहते हैं गुड डे एंड बैड डे। तो जब आपके जो गुड डे चल रहे हैं, जब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, किसी दिन आप बहुत अच्छे से उठे, आपके शरीर में मान लीजिए दर्द इतना है जिसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मैं कहूंगी उस दिन उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करिए। अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने मन को पूरा पॉजिटिविटी में डाल के रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो परेशानी आपके साथ में जुड़ गई है, जिसकी भी वजह से जुड़ गई है, तो उसको फेस करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है ना। नहीं तो क्या होता है, अगर आप पूरा नेगेटिव में ही चले जाते हैं, अगर मान लीजिए आपने जैसे पहले भी डॉक्टर ने बताया कि अगर आपने ये मान ही लिया कि अरे इसका तो कोई इलाज नहीं लिया, मुझे ऐसे ही रोते हुए जीना है, तो मैं कहूंगी ये गलत मानसिकता है। तो अपने माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हमको जीना तो है ही, तो हंस के क्यों नहीं जी ले हम, है ना। डॉक्टर्स आपको बता भी रहे हैं कि बहुत सारे प्रिवेंटिव मेडिसिन भी हैं, बहुत सारे पेन किलर्स भी हैं, बहुत सोच समझ के दवाइयां दी जाएंगी, जिस दर्द को आप आसानी से आप उसको झेल भी सकेंगे, आप उसे बर्दाश्त भी कर सकेंगे। तो इस तरह की मानसिकता को जब आप रखेंगे, तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को समझा लिया है कि मुझे जीना है, और मुझे दर्द के साथ में, थोड़ा बहुत दर्द के साथ में जीना है, लेकिन मुझे हमेशा खुश भी रहना। खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं रहेंगे ना, जब तक हम अच्छा सोचेंगे नहीं, तब तक हमारे शरीर पे बहुत असर होता है। देखिए, मैं तो एक बिल्कुल क्लियर कट साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम बहुत रिसर्च बताती है हमारी कि हम जैसा सोचते हैं उसका हमारी बॉडी पे बहुत असर होने लगता है। तो रोज सुबह उठ के सोचिए कि ठीक है, मेरे शरीर में दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, लेकिन मैंने तो इसके बावजूद खुश रहना है। मुझे सुबह उठ के सबसे पहले यही सोचना है कि आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी गुड डे टुडे, इन स्पाइट ऑफ ऑल द 1 2 3 4 प्रॉब्लम्स विद मी, राइट। आप देखेंगे कि आपका दिमाग पे इसका बहुत असर करता है। हम उसे कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। सुबह उठ के ही दिमाग में डाल लीजिए, आई एम गोइंग टू हैव अ ब्यूटीफुल डे इन स्पाइट ऑफ ऑल माय डिफिकल्टीज। चाहे मुझे कितनी भी परेशानी हो, चाहे मुझे कितने भी जोड़ों में दर्द हो रहा, उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारनी है। जो दवाइयां दी है उसको खा के आपने उसको आसानी से कैसे भी करके जी लेना, ठीक है। तो वो हो गया एक आपका कि आपने चीजों को समझ लिया। एक और बात मैं कहूंगी कि यहाँ पर जो भी तकलीफें बताई गई है, वो अधिकतर आपके बॉडी पार्ट्स में है, राइट। शायद कुछ परसेंट पेशेंट्स में ऐसा होता है कि जहाँ पर शायद उनको ब्रेन में या माइंड में कहीं पर कुछ कुछ डिफिकल्टीज होने लगती है। तो मैं ये कहूंगी क्यों ना हम इन दोनों भागों को अलग करते। आपका दिमाग तो बिल्कुल सही चल रहा है, आपका दिमाग, योर माइंड इज एज स्मार्ट, एज कूल एंड काम एंड एज इंटेलिजेंट एज एवर, राइट। जो भी तकलीफें आपके शरीर में हो रही है, तो क्यों ना इस दिमाग का परफेक्ट इस्तेमाल किया जाए। हम इस मन को खुश रखें, अपने मन को हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें कि मेरे शरीर के किस भाग में तकलीफ है। तो डॉक्टर ने मुझे जो जो एक्सरसाइज बताई गई है, उस एक्सरसाइज को बड़े सोच समझ के करिए और एक रूटीन में आ जाइए। तो क्या होगा, जब सुबह आप एक प्लान बना लेंगे कि मैंने ये सब चीजें करनी है, आपका एक्सरसाइज का जो रूटीन है जो आपको सूट की जा रही है, ऑफ कोर्स आप फिजियोथेरेपी से आप समझेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, आप देखेंगे कि सुबह से ही आपका मन खुश रहने लगेगा। देखिए, परेशानी चाहे जो भी है, हमको खुश तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज का रूटीन जब आप करेंगे, आपका न्यूट्रिशन भी सही होगा, आप खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, सीधी बात है, क्योंकि आपको तकलीफ है तो आपका खाना भी सही होगा, आपका सोचना भी सही होगा, आपकी एक्सरसाइज भी सही होगी। एक होता है माइंडफुल ब्रीदिंग, उसको सीख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, राइट। क्योंकि वो एक
एएस में उसका बहुत फायदा होता है। माइंडफुलनेस एक्चुअली एक अलग ही टेक्निक है जिसपे कभी हम फुर्सत में बात करेंगे। माइंडफुलनेस में क्या होता है, आप जो भी करते हैं ना उसको बड़े सोच के उस पर्टिकुलर मोमेंट में जीना होता है, जिसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस, राइट। वो एक बहुत फायदेमंद चीज होती है, वो सिर्फ एएस के लोगों को ही नहीं, मेरे ख्याल से हम सभी को करना चाहिए, उसका बहुत फायदा होता है। रही आपके दूसरे इमोशंस को संभालने की, जैसे घर में बहुत सारे लोग हैं, आपके पास बहुत सारे काम होंगे, सीधी बात है, आप चाहे पुरुष है या स्त्री है, जो भी है, हमारे सबके पास मल्टीपल वर्क होते हैं आजकल, हम सब लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ काम के लिए नो बोलना भी सीख लेना चाहिए कि ये काम मुझसे आज नहीं होगा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम, राइट। कई बार क्या होता है ना, नॉर्मली मैं औरतों में देखती हूँ ये आदत कि काम बहुत है फिर भी और भी काम ले लिया और भी कर लिया, तो कहीं पर ये मना करना पड़ेगा और ये लिमिटेशन है आपकी, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो भी आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, आपको तकलीफें कम होगी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मन खुश रहेगा, तकलीफें कम होंगी, तो एट द एंड ऑफ द डे, राइट, आप थोड़ा सा आसानी से अपनी जिंदगी को मैनेज कर लेंगे। लिमिटेशंस है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस लिमिटेशन के साथ में कैसे अपने आप को खुशी रख सकते हो, कैसे उसमें से अच्छे से जी सकते हो, हमारा टारगेट वो होना चाहिए। तकलीफ आ गई है तो उसको साथ में बैठ के रोने से जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी, और अगर आप उसको ये सोच के चलते कि हाँ मेरे पास तकलीफें तो है लेकिन मेरे पास उसका इलाज भी है, जो जो टिप्स आपको जो जो डॉक्टर ने बताए हैं आपको, वो सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी जितनी मुश्किल आपको दिख रही है कि ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, बॉडी का ये इससे भी प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं आप अपनी पॉजिटिविटी से, अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा के आप उसे रोक सकते हैं। हमारी साइकोलॉजी की रिसर्च बताती है कि वो तमाम पेशेंट जो हमेशा खुश रहते हैं, ये हमेशा परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, या वो हर प्रॉब्लम को ऐसे चैलेंज लेते हैं ना, उनका जो प्रोसेस ऑफ हीलिंग होता है वो बहुत फास्ट होता है, राइट। और हमको यही करना है, प्रॉब्लम है लेकिन उसको फेस करना है, और हमको कोशिश करना है कि वो प्रॉब्लम जो भी है उसको हम वहाँ पर रोक लें। जो डॉक्टर्स की दवाइयाँ हैं वो आपकी परेशानी को रोक सकती है, हम उसे रोक लेंगे, और फिर आपको एक नेचुरली आपका पूरा लाइफस्टाइल जो होगा वो उस पे आप स्टेबल कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम होपफुली 1 से 2 में नहीं जाएगी और बढ़ेगी नहीं। तो इसका मतलब होता है हमारी जो पॉजिटिव माइंडसेट है, that plays a very important role and that is what we have to do, right। तो मैं कहूंगी कोशिश करिए और जहां तक हो सके खुश रहिए, और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ गई है, या आपको एंशियस रहने लगे हो, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, या आप बहुत ज्यादा उदास रहने लगते हो, तो जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको साइकेट्रिक मेडिसिन का अगर जरूरत पड़ता है तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और आपके साइकेट्रिस्ट दोनों आपस में मिलके अगर शॉर्ट टर्म के लिए मेडिसिन लेना भी पड़ता है तो प्लीज ले लीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो कई बार शॉर्ट टर्म हो सकता है आपकी उदासी को भगाने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को शायद एंजाइटी हो जाए या वो डिप्रेशन होने लगे उसको कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, तो प्लीज उसके लिए मना न करें, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज में भी अगर हम पहले से ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो बाकी बीमारियों की तरह यहाँ भी हम उसे रोक सकते हैं, और हमारा काम है हर चीजों को हम पहले से थोड़ा सा रोक लें। इतना कॉम्प्लिकेशन कोई चीज में नहीं होना चाहिए जिससे परेशानियां होती हैं, राइट। सो मैं कहूंगी कि प्लीज जैसे भी हालात है उसमें खुश रहना जरूरी हो जाता है, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आई एम श्योर जिंदगी बेहतर होगी, क्योंकि जीना तो है ही, तो क्यों ना खुशी खुशी जिए। यस प्लीज। इति मैम, एक क्वेश्चन है, अभी ड्यूरिंग दिस सिनेरियो, अभी ये कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, इट्स ऑफ द टॉपिक, क्या क्या लाइक व्हाट आर द साइंस कि भाई मुझे एंजाइटी हो रही है, या आई एम गोइंग इनटू डिप्रेशन, या समथिंग नेगेटिव हैपनिंग इन माय लाइफ। हाँ देखिए कोविड, हाँ कभी एक्चुअली ऐसा हो गया कि कोविड की वजह से तकरीबन सभी लोग घबराए हुए, चाहे वो बीमार है या नहीं है,
राइट, कुछ भी नहीं है तभी बहुत टेंशन हो रही है और वास्तव में टेंशन वाली बात भी हो जाती है। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहती हूँ कि अपने चाहे जो भी हो रहा हो, हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है, हमारे आसपास बहुत कोविड के केसेस भी फैले हुए हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है, अपने आप को एंशियसनेस और एंजाइटी से बचाने का सबसे पहला स्टेप है न्यूज देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है ना, इतना ज्यादा सच जो हम देख रहे हैं वो हमारे कितना भी पॉजिटिव रहे हमारा मन घबरा जाता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, रात को सोने से पहले न्यूज देखते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज स्टॉप दिस। आप हेडलाइंस देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक ड्रीमी वर्ल्ड में जिए, हेडलाइंस देख लीजिए पर उसके आगे डिटेल्स मत देखिए प्लीज, क्योंकि दैट लीड्स टू लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस लीड्स टू एंजाइटी। तो सबसे पहले उसको बंद कर दीजिए। अपने घर के माहौल को जहां तक हो सके नॉर्मल एंड कैजुअल रखिए, और जैसा कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स ने जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताए वो प्लीज सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले लीजिए। और अपनी इम्यूनिटी, हमने फिजिकल इम्यूनिटी तो पिछले 1 साल से हमने खूब बढ़ा के रखी है, जब से हमने कोविड को देखा इंडिया में एंट्री लेते हुए, लेकिन यहाँ पर मेंटल इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिर से यही सब जरूरी है, अच्छा सोचे, सुबह उठ के रीड करे, सुबह उठ के मेडिटेशन करे, प्लीज फॉर हेवन से न्यूज़पेपर ना पढ़े, न्यूज नहीं देखे, सुबह सुबह उठ के अच्छा होगा कि आप सुबह सुबह थोड़ी सी प्रार्थना करें अपने लिए और पूरे विश्व के लिए कि ये कोरोना से छुटकारा मिल जाए। एंड जब भी मन उदास होने लगे ना तो हम कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि चलो मैं घर के अंदर हूँ, मुझे खाना मिल रहा है, मेरे पास अगर कुछ बीमारी हो गई तो मुझे ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा, मेरी अपनी इम्यूनिटी अच्छी और मैंने अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ानी है। फिर भी अगर बहुत टेंशन हो रहा है अपने घर में लोगों से शेयर कर लीजिए, बातचीत करिए, बातचीत करने से दिल हल्का हो जाता है। और अगर कोई आपको ये कहता है कि उसको कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो वो बाप रे ऐसे करके घबराइए मत, उल्टा उन्हें ऐसे कहिए ओके इट्स कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए और जरूर आप अच्छे हो जाएंगे। और आपको कोई ऐसी जरूरत है तो हम दूर से जरूर मेहनत कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन हमें खुला रखना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि हम एंजाइटी से काफी बचे रहेंगे। अच्छी अच्छी बातें सोचिए, घर में अगर फुर्सत में बैठे हैं तो अपने मतलब ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो मोस्टली सब घर पे बैठे हैं तो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में बहुत टाइम स्पेंड करिए, दैट विल कीप यू ऑलवेज हैप्पी और आपकी एंजाइटी भी कम रहेगी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। राइट, डेफिनेटली मैम। अभी हमारे साथ अनिल सोनी जी भी जुड़े हुए हैं, वो एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट है एंड ही इज अ अंतर्ध्वनि मेंबर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सॉरी मैडम, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है मेरा। इट्स ओके, दैट्स ओके। आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है। जी, जी। जैसे कि हमारी बात हुई, आप ये डिजीज, आप कितने साल के हो, आप डिजीज कैसे मैनेज कर रहे हो, सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ आप शेयर करोगे प्लीज? जी जी, पहला मैं मेरा नाम है अनिल सोनी और मैं अहमदाबाद रहता हूँ। अभी मेरी एज है 55 इयर्स। करीब करीब 25 साल से मुझे ये डिसीज हुआ है। और आवाज आ रही है ना मैडम? आपकी आवाज चलेगी? आ रही है। हाँ, ये करीब 25 साल से मुझे ये डिसीज हुआ है। दोनों नी जॉइंट में है, दोनों हिप जॉइंट में भी हुआ है और दोनों साइड मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा है, दोनों हिप जॉइंट में। लेफ्ट में मैंने 15 साल पहले करवाया था, अभी 4 साल पहले मैंने राइट हिप में करवाया। और जब से ये जो इंजेक्शन, मेरा डॉक्टर है सपन पंड्या जी, जब से ये मुझे वो रेमिकेड आता है इंजेक्शन, वो मैंने करीब करीब 4 साल लिया मैडम। तो उससे मुझे काफी अच्छा रहता है उससे, और पेन में भी काफी रिलीफ रहता है उससे। और फिर उसका मुझे ऐसा कुछ लगा कि वो पहले 1 महीने 1.5 महीने तक चलता था, फिर बाद में मैंने दवा डॉक्टर सर ने चेंज कर दिया, क्योंकि वो 15 दिन भी चलता था, फिर बाद में पेन मेरा चालू हो जाता था। तो फिर डॉक्टर साहब ने चेंज करके अभी मैं वो एडिलेप का वो इंजेक्शन आता है चमड़ी के नीचे लेने का, अभी मैं वो ले रहा। तो उससे भी काफी मुझे पेन बहुत रिलीज है। और डेली में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मेरा डॉक्टर आता है घर पे, फिजियोथेरापिस्ट। राइट। फिजियोथेरेपी आप कितने टाइम के लिए अप्रोक्सीमेटली करते हैं रोज? देखो ना, एक घंटे तो मैं डेली करता हूँ,
डेली मीन्स महीने में 20 बार हो जाता है. राइट. यस मैडम. और आप और पार्टिसिपेंट्स को क्या गाइड करोगे कि आप 55 इयर्स के हो, आपने क्या क्या ध्यान रखा था कि आपकी डिजीज एग्रेवेट नहीं हुई है? जी, उसमें दो ही है. एक तो आपने जो हमने अभी डॉक्टर सर ने बोला कि एक्सरसाइज भी बहुत, इतना 50% में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 70-80% उसका ही रोल है एक्सरसाइज का. तो डॉक्टर साहब मेरे वो हवा वाला जो बॉल आता है उसके ऊपर वो बैक का एक्सरसाइज कराता है, नेक का एक्सरसाइज कराता है मुझे. तो उसके जरिए मैं काफी फिट रहता हूँ. और अभी जो मुझे जो दिक्कत है वो मेरे ख्याल से है, थोड़ी थोड़ी स्पाइन में भी है, लेकिन ज्यादातर मुझे सर्वाइकल में ज्यादा है. उसकी मूवमेंट कम है मेरी, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करता हूँ. और हर महीने वो एडी लिप का वो एक्चुअली वो 15 दिन में एक बार लेना होता है, लेकिन वो 25 दिन में मैं एक बार ले लेता हूँ. उससे काफी मुझे रिलीफ मिलती है मैडम. राइट. ओके. विष्णु सर, एनी लास्ट सजेशंस पेशेंट्स के लिए कि अभी के टाइम में क्या करना चाहिए, हाउ टू मैनेज द डिजीज इन फ्यूचर? तो जैसे मैंने अपने टॉक में इलाज का इम्पोर्टेंस समझाया था, डॉक्टर सोनी साहब की बातों से आपको समझ में आएगा जो इस डिजीज के नुकसान होते हैं, उनको अपने हिप रिप्लेसमेंट कराने पड़े और बाकी जगह के भी. तो ये डिजीज का नुकसान है, ये कॉम्प्लिकेशन जो रिवर्सिबल नहीं होती है. अगर एक बार हम इसी स्टेज पे पहुंच पाए जब हम रिवर्ट नहीं कर पाए तो दवाइयाँ भी हमारी काम नहीं करती और हमें ये सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है. इसलिए इसका इलाज बहुत ही जरूरी है. सोनी साहब का 25 साल की बीमारी है तो उस टाइम पे हमारे पास लिमिटेशन थी, पेन किलर्स के अलावा उस टाइम पे हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी. पर लास्ट 10-15 साल में ट्रीटमेंट डिसीजंस काफ़ी बदल गए और हमारी बीमारी को लेकर सोच बहुत बदल गई है. जो हमारा अप्रोच इस बीमारी को, पहले हमें भी पता नहीं था रोमेटोलॉजी सोसाइटी में, मेडिकल सोसाइटी में, कि इस बीमारी को अप्रोच कैसे कैसे किया जाए. अभी वैसा नहीं है. अभी हमें पता है कि ये बीमारी का कहाँ से शुरू होती है, कैसे बढ़ती है, कितने साल बाद इसमें वो होते हैं, किस स्टेज पे जो कोई दवाई दी जाए जिससे फायदा मिलता है. तो इससे घबराएं नहीं. ठीक है, ये बीमारी जड़ से निकाली नहीं जा सकती पर कंट्रोल की जाती है. दवाइयाँ बंद हो जाती है, दवाइयों के डोज कम हो जाते हैं. जैसे कि सोनी साहब महीने में एक बार ही ले रहे हैं 15 दिन की जगह. मेरे कई पेशेंट जो 2-2, 3-3 महीने में एक इंजेक्शन लेते हैं और वो काफी अच्छा कर रहे हैं. तो अपनी बीमारी को समझिए, इसका टाइम पे इलाज लीजिए, ये सबसे जरूरी है. और अच्छी बात है कि ये सब इंजेक्शन और बायोलॉजिक्स जो अभी कोविड इरा है, ये वैसे भी काफी डिप्रेसिंग टाइम है, पर ये सब दवाइयाँ इसमें भी सेफ है. रातर हम लोग ये सब TNF इंजेक्शन और ये सब इसके ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, तो हमें इन दवाइयों से भी डरने की जरूरत नहीं है कि इन दवाइयाँ लेंगे तो हमें कोविड हो जाएगा तो क्या होगा. रादर आप रूटीन पेशेंट से, हम लोग ये दवाइयों का सेकंड फेज में तो इंजेक्शन पेशेंट को कोविड के इलाज के लिए दे रहे हैं. तो इनसे, इन दवाइयों का कोविड टाइम में डरने की जरूरत भी नहीं है, आराम से इनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं. राइट. थैंक यू विष्णु Ami, सर. हाँ, नीलेश सर. we have no questions now left. We have questions, but there are a few repeated questions and time भी Fair. we are very running late. So I will answer all the questions tomorrow or day after tomorrow. तो No मैंने problem. ऐसा सोचा है, हाँ, कि I will circulate it among the doctors and आप लोग आंसर करिए, मैं सबको रिवर्ट बैक कर दूंगी सर, because it is already 7:20. No, it's fine. If you want us to, then let us know. That's fine. Okay, तो we'll take few questions then. I think maybe 1 or 2 questions on psychological part, because that may be important from that point, because other things might be. Sure, we So can take that. I think, yeah, EP ma'am is available. हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे भी. Nilesh sir, you have the मैम ने question. जो आज न्यूज की जो बात कही, मैम आपको न्यूज चैनल्स वालों को कहना चाहिए कि राधा की नेगेटिव न्यूज दिखाने के लिए अगर वो कुछ काम की बातें बताएं कि बेड्स कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल है, ऑक्सीजन कहाँ से ली जा सकती है, कॉन्सेंट्रेटर कैसे ली जा सकते हैं, तो दैट विल हेल्प अ लॉट. रादर हम लोग न्यूज देखना चालू कर देंगे. एज यू आर सेइंग, स्टिल डेफिनेटली इट्स वेरी डिप्रेसिंग टू वॉच न्यूज नाउअडेज. डेफिनेटली आई स्टॉप सीइंग द न्यूज. वो सब नेगेटिविटी और उल्टा सीधा ही दिखाते हैं. रादर दे कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, बट रादर देन डूइंग दैट, I don't know. आपको ये जाके उन लोगों को समझाना चाहिए. You should take a talk about the for the news channels. डॉक्टर मेरे शर्मा, को मुझे मैं EP कई मैम बार, के लिए क्वेश्चन था, if time permit. हाँ प्लीज आप पूछ लीजिए. Second. हाँ. That like all can ask questions to each other, each doctor regarding हाँ that. मैं, हाँ I will just मैम न्यूज चैनल पे तो बोलेंगी,
मैम इति मैम एक पेशेंट प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं एटलीस्ट इन माय प्रैक्टिस, पेशेंट्स बोलते हैं कि सर आप बोल रहे हो सीरियस बीमारी है ठीक है, लेकिन घर वाले समझते ही नहीं है. इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम स्पेशली फॉर इंडियन फीमेल स्पेशली, खासकर जब वो हाउस वाइफ हो, दे आर नॉट अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली. लोगों को बर्डन लगता है उनको ट्रीट करना या डिजीज को ट्रीट करना. एंड बहुत बार मैं उनको बोलता था आप ये पैम्फलेट निकाल के उनको दे दो, उनको लिटरली मैं ऐसे भी बोलता था कि उनके मुंह पे मारो कि ऐसी बीमारी है. बट समहाउ जिसको नहीं समझना होता है वो समझता ही नहीं है कि ये बीमारी, एंड इट्स वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस. मे बी आप उसको कुछ टिप्स दे कि कैसे उनको इन्वॉल्व करे डिजीज प्रोसेस में. I do try, but it is very very difficult to involve the family because family support नहीं मिलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे डिजीज में. हाँ डॉक्टर निलेश, क्योंकि मैम जस्ट एक्सपेक्ट या एक एक्सपेक्ट ये है एंगस्पॉन में कि बाहर से ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, पेन अंदर से बहुत होता है. तो पेशेंट को लगता है कि ये बाहर से ठीक है. डॉक्टर निलेश आप तो एएस की बात कर रहे हैं, सेम सिचुएशन हमारी मेंटल इलनेस में भी है क्योंकि बाहर से कुछ दिखता नहीं है. यस मैम, एग्री दैट्स व्हाई द क्वेश्चन. यस, तो ऐसे में हम लोग तो क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं फैमिली साइको एजुकेशन. तो लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके घर वालों को एक बार बुलाएं और उनका पूरा डिटेल में समझाएं. आई एम श्योर आप लोग करते ही होंगे. जैसे एटलीस्ट हस्बैंड को समझाया जाए कि देखो ये उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हाँ देखो ड्रामा करती रहती, रोज बोलती है मेरे को ये दुख रहा है, मुझे वहां दुख रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये नहीं हो रहा है. बैक पेन जैसे आप लोगों ने बताया, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है लोगों को. मैं देखे हैं बहुत सारे पेशेंट. मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर सपन पंड्या जहाँ पर है, मैं भी वहीं पर होती हूँ, मुझे पता है कई बार. तो ऐसे हालात में आई वुड से कि शायद फैमिली में अगर जॉइंट फैमिली है तो ये, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारी इंडियन वुमन है उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके अपने सास ससुर को कहे कि देखो मुझे ऐसी बात की प्रॉब्लम है. तो शायद हमको उनको ही समझाना पड़ता होगा, एक बार बुला के उनको बताए कि देखिए ये वास्तव में गंभीर बीमारी है और ये ड्रामे नहीं कर रही है, नाटक नहीं कर रही है, काम से बचने के लिए नहीं करती है. तो वो शायद हमको करना पड़ता है. हम साइकोलॉजी में भी हम यही करते हैं. I usually मैम यूज द प्रॉब्लम इज कि अगर आप इन लॉज को बुला के बोलो कि इनको गंभीर बीमारी है, ये एक डबल एज स्वॉर्ड हो जाता है. सो आई टेल सो हम यूजुअली आई एम वेरी केयरफुल कि क्या वर्ड यूज करें. तो यूजुअली मैं बोलता हूँ कि ये इतनी भी सीरियस नहीं है, आप इसका ट्रीटमेंट कीजिए, ये अच्छी हो जाएंगी. सो आई यूज मोर ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है कि अगर हमने गलती से भी बोल दिया कि ये लाइफ लॉन्ग है, आपको हमेशा दवाई खानी पड़ेगी टू मच इन वन विजिट, then it becomes too trouble for the females also. So and they may stop the treatment. जैसा आपने शुरू में कहा कि उनको बोझ जैसा लगता है. तो वो तो है, बड़ा टेक्टफुली समझाना पड़ता है, लेकिन समझाना तो पड़ता है, वरना ये पेशेंट वास्तव में बहुत परेशान हो जाते हैं. एक्चुअली क्या होता है ना, अगर साइकोलॉजिकली दे रिमेन अनहैप्पी तो इनकी प्रॉब्लम कम नहीं होती, फिर और नहीं होती. मैम यस मैम, यस मैम कंटिन्यू. मैम आप न्यूज़ पे कुछ बोल रही थी, सॉरी मैंने विष्णु सर के क्वेश्चन पे रोक दिया. मैं तो चाहती हूँ मैं सीधा पीएम मोदी से कहूँ कि अब बस हो गया, ये चैनल्स जो आपने चला रखे उसको भी बंद कर दीजिए. अब ठीक है, उसको तक तो मैं क्या कहूँ. अभी मैं कई बार बहुत सारे चैनल्स में होती भी हूँ, मैं मेंटल इलनेस पे बहुत बातें करती हूँ, लेकिन अब वो मेरे हाथ में नहीं है. यस मैम, यस मैम. कंटिन्यूएशन ऑन दिस क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन. No, I think हाँ कि भाई ये जो डिजीज जब एग्रीवेट होती है या जो डिजीज के जो स्टेजेस होते हैं एंगस्पॉन में, सो कैन दैट कॉज प्रॉब्लम्स इन द पेशेंट? एनी डॉक्टर कैन आंसर. आई थिंक व्हाट प्रॉब्लम्स अमी यू मीन? वो नहीं लिखा है सर कि भाई डिजीज जैसे जैसे एग्रीवेट हो जाती है, लाइक यू नो स्लोली, स्टेज 1 स्टेज 2 व्हाटएवर अदर स्टेजेस इन एंगस्पॉन, सो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम? I think I'll ask Pooja to answer. She is remaining to talk now. She should talk basically. Yeah, ma'am. I think Pooja, what they are meaning कि इसमें पहली बात तो I got the question. हम ये बात करते हैं ना कि डिजीज का ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है. ये हमें ओपीडी में भी बहुत बार पूछा जाता है कि मैडम ये डिजीज का स्टेज कौन सा है. तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ना कई बार डिजीज बहुत एपिसोडिक होता है. लाइक आपके 2-3 महीने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के रहते हैं, नेक्स्ट 1-2 साल या 5 साल या कई बार 10 साल बिल्कुल ही नॉर्मल निकलता है कि कुछ है ही नहीं, बीमारी सो गई है. तो एक तो जो कंटिन्यूअस डिजीज एक्टिविटी है ना, वो हार्डली 20-25% लोगों में रेगुलर
थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मोस्ट 60-70% लोगों में एक बार प्रॉब्लम हुई, 2-3 महीने बैड डेज निकलते हैं, द बैड पीरियड, एंड देन यू हैव अ लॉन्ग गुड फेज, बहुत अच्छा टाइम होता है। तो कई बार है ना, जब बैड फेज होता है तब आपको लगता है ये बहुत एडवांस है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा नहीं है, हमेशा उस हिसाब से स्टेजिंग करना मुश्किल है। जो इन्फ्लेमेशन होता है वो तो सेटल हो जाता है, जब आप बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हो ना, वो फेज बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। स्टेजिंग हम उस केस में बोलेंगे जिनको रेगुलर सिम्टम्स रहते हैं, जिनको डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और एक एक करके आपके जॉइंट्स जुड़ने लगते हैं। लाइक आपकी नेक की मूवमेंट रुकने लगी, आप झुक नहीं सकते हो, आप क्रॉस लेग्ड बैठ नहीं सकते हो, आपको ऑटो रिक्शा में बैठना हो, बस में बैठना हो, एक रिक्शा में बैठना हो, तो आपका वो हिप जॉइंट की मूवमेंट कम हो गई है, तो आप चढ़ नहीं सकते हो। तो वो जब वो डैमेज होने लगता है तब हम बोलेंगे एडवांस। बस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ऐसा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 जैसे कैंसर्स वगैरह में होता है ना, ऐसा स्टेजिंग नहीं है इस डिजीज में। एक्सरे में होता है वो, क्लिनिकल में नहीं। पूजा, आई विल जस्ट आपको ये भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ लोगों के लिए कि आपके लिए ये क्वेश्चन है कि क्या सब लोगों में फ्यूजन या बाम्बू स्पाइन होता है? ये वर्ड से लोग बहुत डरते हैं कि स्पाइन में जुड़ाव, हम बार बार स्पाइन में जुड़ाव की बात करते हैं, तो क्या ये सब लोगों में होता है या किसी पर्टिकुलर लोगों में ही होता है? सब में नहीं होता है। पहले 1980s की अगर हम बात करें, तब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की डायग्नोसिस ही तब होती थी जब जोड़ जुड़ने लगते थे। जब से ये टीएनएफ ब्लॉकर्स वाली दवाई अवेलेबल हुई है 1995 के बाद से, उसके बाद ये स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस ग्रुप में काफी इंटरेस्ट आया है, और उसके बाद लास्ट 20-25 ईयर्स में बहुत रिसर्च हुआ है ये डिजीज में। फिर लोगों ने अब इसको जल्दी डायग्नोज करना शुरू किया है, क्योंकि अब इफेक्टिव दवाइयां अवेलेबल है जिससे हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, जोड़ों को जुड़ने से, फ्यूज होने से रोक सकते हैं। पहले ये दवाइयां ही नहीं थी। तो जब से ये दवाइयां अवेलेबल है, हमेशा बहुत सारे देशों में बहुत बड़े बड़े कोहर्ट्स हैं, जैसे जो भी 45 साल से कम उम्र के लोग हैं, जिनको लंबे 2 से 3 महीने से ज्यादा रेगुलर पेन रहता है, अकड़न रहती है सुबह में, रिपोर्ट्स में ESR CRP वगैरह बढ़े हुए होते हैं, साथ में दूसरे जोड़ों में तकलीफ है, इनको बहुत बीमारी के शुरुआत में ही डायग्नोसिस हो जाता है, दवाई शुरू होती है, और उनके एक्सरेज में कभी हड्डियां नहीं जुड़ती है। वो ग्रुप को नॉन रेडियोग्राफिक एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थरोपैथी बोलते हैं। इसमें से जो 10 साल 20 साल की स्टडी में देखा गया है कि 10 से 20% लोगों की ही हड्डियां जुड़ती है, कई बार सालों तक जुड़ती नहीं है। और कुछ रिसेंट रिसर्च में ये भी है कि अगर उनको सही टाइम पे उनका सूजन कंट्रोल कर दिया जाए तो ये हड्डियां कभी नहीं जुड़ेगी। लाइक अगर हम डिजीज का प्रोग्रेशन, वो जलता हुआ घर को जलने के पहले ही बुझा दे या आग लगने के टाइम ही बुझा दे, तो वो जलेगा ही नहीं, डैमेज होगा ही नहीं। तो स्टेज जो रेडियोग्राफिक स्टेजिंग है, रेडियो एक्सरे में जो हड्डियां जुड़ जाती है उसकी स्टेजिंग, वो स्टेज पे हम पहुंचेंगे ही नहीं, उसको रोका जा सकता है। विष्णु फायर सर, ब्रिगेड का काम कर लेती है। हाँ विष्णु सर को भी मैं ये पूछा था, सर ने कहा था कि बहुत सारे पेशेंट रुक रुक के बायोलॉजिक्स लेते हैं, तो आई गेस सर उस पे थोड़ा अगर आप एलेबरेट कर पाए कि कैसे हम इंडिया में जुगाड़ वाला बिजनेस यूज करते हैं बायोलॉजिक्स में, और कैसे कुछ पेशेंट्स इस वाले जुगाड़ से बेनिफिट कर सकते हैं, और हमेशा बायोलॉजिक्स के कॉस्ट पे नहीं फोकस करें, उसका फायदा देखें और लॉन्ग टर्म का सोचिए। तो कैसे सर वो अगर आप उस जुगाड़ पे थोड़ा सा वर्ड बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। हम लोग जो बेसिकली ये सब जो दवाइयां हैं, दे हैव बीन जो रिसर्च मॉलिक्यूल्स जो है मेनली यूएस यूरोपियन कंपनीज की है, जो भी इनके ट्रायल्स हुए हैं उनमें रेगुलर ही दवाइयां दी गई है। इंटरमीडिएट ड्रग्स का कोई भी ट्रायल ऐसा अवेलेबल नहीं। उसके कई ट्रायल है, बिकॉज उससे कई कारण है। मेन तो जो ट्रायल्स होती है ये फार्मा स्पॉन्सर्ड होती है, तो कोई भी फार्मा कंपनी ये नहीं चाहेगी उसकी दवाइयां बीच में बंद हो, ये भी कारण हो सकता है। पर जैसा कि हम इस बीमारी के बारे में जानते हैं, दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस डिजीज, ये लगातार चलने वाली बीमारी नहीं है, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसे लिए हमारे दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ा डिफरेंट है, इसे रिलैप्सिंग रिमिटिंग डिजीज कहते हैं, जो एकदम से ज्यादा होता है, कम होता है, कई बार स्टैटिक हो जाता है, पेशेंट को सालों तक कुछ नहीं होता, फिर वापस से आ जाता है। तो इसमें कोई भी जो ट्रीटमेंट होता है, इसे टेलर मेड ट्रीटमेंट है, कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं कि आपको हर पेशेंट को यही देना है। तो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं आप पेशेंट के हिसाब से वेरीफाई चेंज कर सकते हैं।
ज्यादातर हम लोग जो है फॉलो करते हैं कि बायोलॉजिक्स हम उसी पेशेंट में स्टार्ट करते हैं जिसमें हाई डिजीज एक्टिविटी होती है, स्पेशली जो जिनका एक्सियल ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। पेरिफेरल के लिए हमारे पास दूसरी दवाइयां भी हैं जिससे हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, पर एक्सियल के लिए हमारे पास दवाइयां काफी लिमिटेड है। रादर एक्सियल डिजीज ऐसे होते हैं जिनमें जैसे कि आपने बताया कि पेन किलर्स के अलावा बाकी दवाइयां ज्यादा काम नहीं करती है, मैं तो कुछ छोड़ देता भी नहीं, पेन किलर्स या फिर बायोलॉजिक्स ही। ऐसे पेशेंट में हमें डेफिनेटली बायोलॉजिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इनिशियली जो प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं या फिर दूसरे भी सब मैंने देखा है कि 3 to 6 इंजेक्शन जो हम लोग रेगुलर देते हैं, अगर एल्बुमिन दे रहे हैं या अगर एटानासिब दे रहे हैं तो 3 मंथ्स तक, तो इनिशियली 6 वीक से 3 मंथ्स हम लोग मानते हैं कि बीमार दवाइयों को पूरा असर आने में देना पड़ता है और डिजीज कंट्रोल करने के लिए चाहिए। तो एक बार वो हो जाए फिर डिजीज डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट सिम्टम जो और जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है उनके हिसाब से हम लोग टेपर डाउन करना चालू करते हैं। उसको हफ्ते की जगह 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में दे रहे हैं तो महीने में एक बार करते हैं, करके हम लोग इस लेवल पे लेके जाते हैं जो मेंटेनेंस डोज कहते हैं, कि जिसपे पेशेंट के सिम्टम ठीक रहे और पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ और सर पेशेंट कॉस्ट भी आधा हो जाता है, आधे से भी कम हो जाता है बेसिकली। आधे से भी कम पैसे में महीने में हाँ। एक बार हो जाता है, 1.5 महीने में एक बार हो जाता है, कुछ पेशेंट तो 3-3 महीने में एक इंजेक्शन से काम चल जाता है। तो इससे फिर आपका जो वो है पेशेंट का फाइनेंशियल बर्डन बहुत कम हो जाता है। मतलब अगर आपको 3 महीने में या 1.5 महीने में भी अगर एक बार 8,000 का 6,000 का इंजेक्शन लगाना हो तो इट्स ओके, मोस्ट ऑफ द पेशेंट ये कर पाते हैं। पर अगर रेगुलर आप 12-15,000 में हर महीने खर्च हो रहे हैं तो पेशेंट को वो हैवी पड़ता है। डिफिकल्ट होता है। ये करके हम लोग बच जाती है जो लाइक और ये करके अगर आप इन्हीं डिजीज अच्छा कंट्रोल रखते हैं तो जैसे कि आपका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज्यादा है, जो डॉक्टर पूजा ने बताया कि एक तो आपकी जो एक्टिव लाइफ है वो एक्टिव रहती है, आपको ऑफिस से काम से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होती है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। हम लोग आप जो इस बीमारी को देखते हैं आज में देखते हैं, पर हम इस बीमारी को 20 साल बाद का सोच के चलते हैं। हमें पता है कि ये बीमारी कहीं जाने वाली नहीं है, हमें सिर्फ आज का इलाज नहीं करना, हमें आपके 20 साल बाद का भी इलाज करना है। तो हम जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हमारा जो एम होता है कि 20 साल बाद भी आप आए तो हमारे पास ऐसे ही चलते हुए, तो इसको लेके हम लोग करते हैं। इसलिए हम लोग धीरे धीरे ये टेपर ऑफ करते हैं, डोजेस फ्रीक्वेंसी कम करते हैं और हम लोग ज्यादातर पेशेंट में कर पाते हैं और फिर उसको हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। मेंटेन करने का कारण यही होता है कि लंबे टाइम आपको उसमें दिक्कत नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका बंद हो जाता है, 1-2 साल तक जरूरत नहीं पड़ती है, पर हमने देखा है कि वापस लौट के आते ही है। तो फॉलोअप में रखते हैं, पेशेंट सिम्टम बढ़ता है असेस करते हैं, पेन किलर देते हैं, पर वापस से बायोलॉजी स्टार्ट। तो ये चीज हम लोग यहाँ कर सकते हैं, ये सक्सेसफुल है। हम लोग सभी लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड रादर की एकदम से रेगुलर चलने की जगह मेरे ख्याल से जितने भी रोमेटोलॉजिस्ट इंडिया में भी ऑल आर फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस और इससे काफी कारगर भी साबित हो रही है। पेशेंट का फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो रहा है और हमें भी पेशेंट को मैनेजमेंट वाइज भी काफी अच्छा लग रहा है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर शर्मा, मेरे संतुष्टि के लिए, कि जैसे आपने बताया अगर वो पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं तो नेचुरली उसके रिलैप्स के चांसेस कम रहते होंगे, जो भी आपकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी बताए होते हैं रेगुलर। ये ऐसी बीमारी है जिसमें है ना, जैसे रिहेबिलिटेशन टेक्निक हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो रिहेबिलिटेशन में जैसे एक्सरसाइज तो सब हम लोग फोकस करते ही हैं, पेशेंट एजुकेशन भी इस बीमारी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मुझे समझ में आता है। ये ऐसी बीमारी है जिसका मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है अगर पेशेंट इसके बारे में एजुकेटेड होता है कि उसको अपने सिम्टम पकड़ के कब मेरी बीमारी बढ़ रही है, कब मुझे रोमेटोलॉजी की जरूरत है, कब मुझे आगे की दवाइयों की जरूरत है, कब मैं दवाइयां बंद कर सकता हूँ, कितना एक्सरसाइज का रोल है। दिस इज ए डिजीज ऑफ इनएक्टिविटी। पेशेंट जितना इनएक्टिव रहता है उतनी बीमारी बढ़ती है। तो पेशेंट को ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो इसमें रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है, रादर उतना ही रोल है जितना मेडिसिन का, या फिर एक स्टेज के बाद तो मेन एक्सरसाइज का ही रोल है। जैसे वो सोनी जी ने भी बताया कि उनको 70-80% एक्सरसाइज का रोल लगता है, वो अपनी तरह बिल्कुल ठीक है। कुछ टाइम के बाद हम लोग भी पेशेंट को सिर्फ यही फोकस करते हैं, मेनली यू शुड बी एज एक्टिव, जितना भी आप हो सकते हो उतना एक्टिव रहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, रूटीन डेली में जिसका सिटिंग जॉब है, जिसको आधे घंटे से ज्यादा बैठना पड़ रहा है, ट्राई ये करनी चाहिए कि आधे घंटे बाद उठ के थोड़ी देर के लिए वॉक करे, स्ट्रेच करे बॉडी को, फिर जाके बैठ के अपना काम करने लग जाए। तो ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशन है, पर इनसे पेशेंट को बहुत फायदा मिलता है। थोड़ा अलर्ट अगर पेशेंट रहता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रुकावट ला सकता है अपनी प्रॉब्लम में। इसीलिए मतलब हम लोग जितने भी डिजीज देखते हैं तो उनमें हमारा मेडिकल मैनेजमेंट पार्ट ज्यादा होता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में हम लोग पेशेंट के हिसाब से देयर इज बहुत ज्यादा पेशेंट को कुछ करने का नहीं रहता, इस ये हमारे हाथ में ज्यादा रहता है क्योंकि हमें दवाइयां कम ज्यादा करनी होती है, हमें मेनली रिहेबिलिटेशन माइल्ड एक्सरसाइज पेशेंट को सीखनी होती है। पर एंकलोजिंग ये बिल्कुल डिफरेंट डिजीज है, इसमें जितना हमारे हाथ में रहता है उतना पेशेंट के हाथ में रहता है। इसलिए वी आर रियली थैंकफुल टू अंदर ध्वनि जिसमें ये इनिशिएट करके ही इज डूइंग दिस अवेयरनेस प्रोग्राम। तो उससे हमें पता है कि पेशेंट्स को बहुत फायदा मिल रहा है। ये अगर पेशेंट अपना डिजीज समझ लेता है, एक्सेस समझ लेता है, तो इसमें डॉक्टर का रोल बहुत इजी हो जाता है, दवाइयों का रोल काफी कम रह जाता है। राइट, एनी अदर क्वेश्चन फॉर द पैनल? है। आई थिंक
Yeah, let's call it a day now. Yeah, let's. Yeah. Okay. Iti ma'am, anything last for Last- the participants? For everyone I would say, for each one of us, participants के लिए भी, जो बीमार हैं उनके लिए भी, और हमारे जैसे लोग जो फिलहाल बचे हुए हैं बीमारियों से, तो मैं यही कहूंगी कि हमारे जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आप डॉक्टर्स जो है बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो मैं आप लोग को स्पेसिफिकली कहूंगी कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग दिन रात जो पेशेंट के पीछे पीछे लगे रहते हैं, कई बार मैं डॉक्टर्स को ही सबसे ज्यादा बीमार देखती हूँ। तो मैं आप सबको कहूंगी कि प्लीज अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत होता है। स्ट्रेस मेरी लाइफ में भी बहुत होता है, मैं दूसरे के बहुत सारे लोगों की बातें सुनती हूँ, लेकिन मैंने सीख लिया है कि मुझे वो बातें कहाँ तक रखनी है, मेरे अंदर तक नहीं आती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिमाग को हम जितना ज्यादा शांत रखेंगे, जितना खुश रखेंगे, हमारी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। और आई स्ट्रांगली बिलीव कि हीलिंग प्रोसेस उनका ही अच्छा होता है जिनके दिमाग में यहाँ पर शांति होती है। तो सभी के लिए अप्लाई करते हैं। सो प्लीज ऑल द एवरीवन टेक केयर। Thank you, Iti ma'am. Pooja ma'am, you wanted to say something? नहीं, बस everybody take care, घर पे रहिए and सुरक्षित रहिए। सुरक्षित रहिए, बिल्कुल। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 months मुझे लगता है 1.5-2 महीने में प्रॉब्लम्स काफी बेटर हो जाएगी एंड वी वुड बी कम टू द fingers crossed. Yes, yes. Nilesh sir, anything like last? नो, आई थिंक हम बहुत बोल चुके हैं। सब स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, डबल मास्क पहनिए और अपनी वैक्सीन टाइम पे लीजिए। दैट इज द अल्टीमेट एम एट दिस मोमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बोला कि अपनी जो आर्थराइटिस की जितनी दवाइयां चल रही है ना, इसके साथ वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आपके डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर सकते हो, बट बोथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन आप इन दवाइयों के साथ में सेफली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोगों को एक आधे दिन का फीवर आता है, बट दैट इज ओके, वो उससे बहुत बड़ी चीजों से हमें बचा रहा है। तो आई वैक्सीन थिंक तो अर्लियर सेशन में डिस्कस हुआ है हमें ये वैक्सीन। थोड़ा हाँ फैमिली प्रैक्टिशनर जीपी थे, तो उन्होंने इन डिटेल समझाया कि करना है। गुड। थैंक यू पूजा। या फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लोग सब क्वेश्चंस के आंसर्स विद इन अ डे और 2 शेयर कर देंगे। वी विल आस्क द डॉक्टर्स एंड वी विल रिवर्ट बैक, बिकॉज ऑलमोस्ट 7:30 अभी हो गया है, सो वी विल फाइंड। Thank you everyone. Thank you Vishnu sir, Iti ma'am, Pooja, Ami. Thanks Antardoni. Thank you To all Take of care. you. Have safe. It was really nice listening to all of you. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you. Everybody Thank you, stay Ami. safe. Bye.